Hello dear students, my name is Mohammad Yusuf Khan. You can call me M.Y. Khan. आज बेटा हम बात करेंगे पहली क्लास पेपर नंबर 4 CMA फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैट्स। इसमें कंटेंट्स क्या हैं, इनकी वेटेज क्या है, ये हम इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर छोटी सी 20 मिनट का एक क्लास थी, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 2 काम बेटा मुझे करने हैं। पहला 7 से 10 मिनट के अंदर ये डिस्कस करूंगा कि आपका जो पेपर है उसका पैटर्न कैसा होता है, पेपर नंबर 4 का पैटर्न कैसा होता है। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि आपके पहले टॉपिक से आज हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर का पैटर्न। सो बात कर रहा हूं बेटा पेपर नंबर 4 की। पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथ्स, फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसकी बेटा मैं बात कर रहा हूं पेपर नंबर 4 की। तो आज हम एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, आपका जो एग्जाम होता है, जो टेस्ट होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि एग्जाम पैटर्न में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे मैं कह सकता हूं एमसीक्यू। आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर कोई चॉइस आपको गिवन नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चॉइस नहीं होगी। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस गिवन होती है, चॉइस ऑप्शंस होती हैं। 7 पार्ट्स हैं, उसमें से कोई 4 करने हैं, ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर होता है। तो सब्जेक्टिव्स में चॉइस गिवन होती है, ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, उसमें कोई चॉइस आपको गिवन नहीं होती, सारे पार्ट्स अटेम्प्ट करने आपको होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपका जो एग्जाम पैटर्न है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स सेक्शन ए का है। सेक्शन ए ये मैथमेटिक्स कहलाता है। सो जब आप एग्जाम का पेपर देखेंगे, जून 2019 का पेपर मेरे सामने है, जून 2019 का पेपर, तो सेक्शन ए ये 40% की वेटेज है पूरे 100 में से, यानी 40 मार्क्स का। सेक्शन बी जो है वो सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स है। सेक्शन बी 60% वेटेज है इसकी आपके पेपर के अंदर। और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये दोनों सेक्शन ए में भी होते हैं और सेक्शन बी में भी होते हैं। सेक्शन ए मैथ्स का है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी स्टैटिस्टिक्स है, इसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जरा डिटेल में सामने रखते हैं आपका पेपर जून 2019 का, कितने कितने मार्क्स पेपर के अंदर थे और किस तरह से क्वेश्चन पेपर डिजाइन आपका किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आपके जून 2019 का जो है उसके अंदर सेक्शन ए मैथ्स का है बेटा। मैथमेटिक्स जो है वो 40% की वेटेज है, 40% मार्क्स का है मैथ्स, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कितने पार्ट्स हैं बेटा इसके अंदर? 9 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? 9। पहले पार्ट से लेकर 9 तक कितने पार्ट्स हैं टोटल? इन ऑल 9 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है। मैं ऑब्जेक्टिव ना बोलकर इसको एमसीक्यू बोल दूं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा एमसीक्यू है, कोई चॉइस इसके अंदर नहीं है जैसे मैंने बताया था। और 9 पार्ट्स हैं, हर पार्ट 2 मार्क्स का है, तो 9 पार्ट्स 2 9 18 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया,
ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर बेटा 6 पार्ट्स हैं, फर्स्ट से लेकर 6 तक। ये भी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और एमसीक्यू में कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है आपकी। हर पार्ट 1 मार्क का है, 6 पार्ट्स हैं, तो टोटल 6 मार्क्स इसके हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट्स गिवन है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, और उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव है। कैसा है ये? सब्जेक्टिव है, और इसमें आपको एनी 4 पार्ट्स करने हैं, कोई भी 4 पार्ट्स करने हैं। 6 पार्ट्स गिवन है, उसमें से कोई 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो एनी 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट 4 मार्क्स का है। हर पार्ट कितने मार्क्स का है बेटा? 4 मार्क्स का है। 4 पार्ट्स हैं, सो 4 4 जा 16 मार्क्स टोटल इसके भी हो जाते हैं। सो बेटा अगर हम इसको सम अप करें, इसका टोटल करें, 18 प्लस 6 प्लस 16, तो इसका सम आता है 40। सेक्शन ए मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का पूरा आपका हो गया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की। सेक्शन बी में आपको बेटा फेस करना है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपको सेक्शन बी के अंदर फेस करना है। सो स्टैटिस्टिक्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स के अंदर एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और कितने पार्ट्स हैं बेटा? 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स। पहले पार्ट से लेकर और 12 पार्ट्स तक टोटल कितने हैं? 12 पार्ट्स हैं। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें चॉइस नहीं है। आप इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता चूज करें, कुछ क्वेश्चन छोड़ दें, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। सो 12 पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन, हर पार्ट 2 मार्क्स का है, इंटू 12, तो कितने होगा बेटा? 24 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 कैरी कर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अंदर भी 12 पार्ट्स हैं, 1 से लेके 12 तक टोटल 12 पार्ट्स हैं। एमसीक्यू है, कोई चॉइस नहीं है, 12 पार्ट्स हैं, हर पार्ट 1 मार्क का है। 1 इंटू 12, सो बेटा कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। ये एमसीक्यू नहीं है, ये कैसा है? सब्जेक्टिव है। कैसा क्वेश्चन है ये? सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू से डिफरेंट होता है। सब्जेक्टिव में आपको वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस करना होता है, समझाना होता है, या मैथमेटिक्स की बात करें तो उसको आपको लिखकर दिखाना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाना होता है, स्टेप्स दिखाने होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 सब्जेक्टिव है, और जैसा मैंने बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस है। इसमें 6 पार्ट्स आपको गिवन है, और 6 में से आपको कोई भी 4 पार्ट्स करने हैं। एनी 4 पार्ट्स आपको करने हैं। सो बेटा एनी 4 पार्ट्स करने हैं। हर पार्ट 6 मार्क्स का है। सो 6 मार्क का हर पार्ट है। एनी 4 पार्ट्स आपको करने हैं। 6 चौके 24, 6 4 24। सो क्वेश्चन नंबर 6 कैरीज 24 मार्क्स, विच इज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस पेपर। सो बेटा टोटल करते हैं 24 प्लस 12 प्लस 24, ये बनता है 60 मार्क्स का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर बन जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। सो बेटा ये था एग्जाम का पैटर्न, किस तरह से आपका एग्जाम होता है और उस एग्जाम को आपको किस तरह से लेना है। सो आई होप बेटा ये पैटर्न आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। सो बेटा एग्जाम का पैटर्न आपके समझ में आ गया। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, सेक्शन ए का। सेक्शन ए का पहला चैप्टर है अर्थमेटिक। सेक्शन ए का पहला चैप्टर अर्थमेटिक, इससे हम स्टार्ट करेंगे।
सेक्शन ए मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैथमेटिक्स है, और इसका पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 अरिथमेटिक। ठीक है बेटा, अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक में सबसे पहला टॉपिक है रेशो, वेरिएशंस, प्रोपोर्शन। रेशो, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बेटा, सो इसमें भी सबसे पहले बेटा हम रेशो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं ये मानकर क्लास करूंगा कि आप में से किसी ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, इवन इफ यू हैव स्टडीड मैथ्स इन 11th एंड 12th, लेकिन मैं मानूंगा कि आपकी मैथ्स की बैकग्राउंड 11th 12th में नहीं रही है, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड नहीं था उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए, और जिनका बैकग्राउंड था उनके लिए जो है और ज्यादा अच्छे से हम उसको जो है मगअप कर लें। सो बेटा, रेशो से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है, हम थ्योरी भी करेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और मेरा पर्पस, मेरा टारगेट रहेगा कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने रखूं, और इजी क्वेश्चंस या सॉल्व्ड एग्जांपल जो है वो आपके लिए खुद घर पर सॉल्व करने के लिए छोड़ दूं मैं। सो बेटा, सेक्शन ए के रेशो से सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आइए बात करते हैं रेशो की। रेशो किसे कहते हैं? रेशो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम यूनिट। रेशो क्या है? कंपैरिजन है दो क्वांटिटीज का जिनके यूनिट्स सेम हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछले महीने जो अर्निंग करी थी ए, वो थी ₹5,000। इस महीने आज आपने जो है अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्म किया, आज आपने जो अर्निंग करी बी, वो है ₹7,000। ठीक है बेटा, सो अगर मैं ए अपॉन बी कर दूं या ₹5,000 अपॉन 7,000 कर दूं, तो यहां बेटा इक्वल का साइन सिर्फ एक ही लगेगा। एक इक्वल का साइन लगाता हूं मैं यहां पर, लीजिए जी। ए ₹5,000 आपकी अर्निंग थी पिछले महीने, बी ₹7,000 थी इस महीने। ए अपॉन बी, इसका रेशो जब आपने निकाला, सो ये रेशो आया 5,000 अपॉन 7,000, जिसको सिंप्लीफाई करके हम रुपीस से रुपीस कैंसिल कर देते हैं। मैं यहां कैंसिल कर रहा हूं, रुपीस से रुपीस हम कैंसिल कर देंगे, और आपका आंसर बचेगा 5,000 अपॉन 7,000, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप 5 अपॉन 7 लिख सकते हैं। सो पिछले महीने और इस महीने की इनकम का रेशो आपका 5 अपॉन 7 आया। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए इज टू बी, यानी पिछले महीने की इनकम ए, इस महीने की इनकम बी, ए इज टू बी। कितना आंसर है ये कितना आंसर है? 5:7। सो बेटा, रेशो में हमने ए और बी दोनों इनकम ली है, दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट रुपीस सेम है, यह बात याद रखने की है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पिछले महीने की इनकम और इस महीने आज मैंने कितना किताबें खरीदी उनका कंपैरिजन करूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक किसान, एक फार्मर दो चीजों का कंपैरिजन करे। इस साल कितने क्विंटल उसने फसल उगाई, इसका कंपैरिजन, और इस साल उसकी अर्निंग कितनी हुई रुपीस में, उसका कंपैरिजन करें। तो बेटा, दो क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर करेंगे, उन दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम होना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं, आपने पिछले महीने कितने पॉकेट मनी ली थी, इस महीने आपकी पॉकेट मनी क्या है, दोनों रुपीस में मेजर होंगे, इसका कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, आपका वेट पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना है, इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम है, सेम है,
इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडिया ने पिछले साल कितना क्विंटल, कितना टन व्हीट एक्सपोर्ट किया था, इस साल कितना एक्सपोर्ट किया है, इसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दोनों का यूनिट सेम है। सो बेटा रेशो में ए और बी, इन दोनों का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। रेशो जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं तब जो रेशो का आंसर आता है वो यूनिटलेस होता है। रेशो का आंसर यूनिटलेस है। 5/7 क्या यूनिट है बेटा इसका? कुछ भी नहीं है। क्यों? ऊपर भी रुपीस था, नीचे भी रुपीस था, ऊपर रुपीस नीचे रुपीस, कैंसिल आउट। अब 5/7 इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। इंडिया ने 20 मिलियन टन व्हीट एक्सपोर्ट किया पिछले साल। इस साल कितना एक्सपोर्ट कर दिया? 30 मिलियन टन। तो बेटा मिलियन टन ऊपर और नीचे कैंसिल, तो रेशो जब आंसर आया उसमें मिलियन टन अब नहीं है। सो जब रेशो कैलकुलेट होकर आ जाती है तो उस रेशो का बेटा कोई यूनिट नहीं होता। रेशो इटसेल्फ इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रेशो अपने आप में, रेशो में जो दो क्वांटिटीज थी उनका यूनिट है, लेकिन जब रेशो का आंसर आ जाता है उसका कोई यूनिट बाकी नहीं रह जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रेशो पर और बात करते हैं। मैं इसे इरेज कर दूं जी। सो रेशो इज a comparison of two quantities of same unit. Ratio itself, दूसरी बात, ratio itself is unitless. रेशो का अपने आप में कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। तीसरी बात बेटा, अगर मैं इस रेशो को किसी सेम नंबर से, इसमें जो दो क्वांटिटीज हैं उन दोनों क्वांटिटीज को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो बेटा रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक रेशो है A:B, ये रेशो है 2:3। मैं इन दोनों क्वांटिटीज A और B को 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 20:30। तो बेटा क्या रेशो चेंज हो गई? नहीं चेंज हुई। अरे वापस 10 से डिवाइड कर लो तो रेशो तो अब भी 2:3 ही है ना। ठीक है, सो तीसरी बात हमने ये सीखी है, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से दोनों क्वांटिटीज को, ए और बी दोनों क्वांटिटीज को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशो में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, अगली बात सीखते हैं। नौ, चौथी बात, ये रेशो A:B 2:3 है। इस रेशो को अगर मैं उल्टा कर दूं, B:A कर दूं, तो क्या बन जाएगी? 3:2 बन जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं इनवर्स रेशो। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनवर्स रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इनवर्स रेशो। ठीक है, तो ये A:B 2:3 है। हम अक्सर ऐसे भी लिखते हैं A/B 2/3। और इनवर्स कर दिया तो इनवर्स कर देने के बाद क्या बनेगा? B/A इज इक्वल टू 3/2। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स आपके समझ में आए रेशो को लेकर। ठीक है, ये थ्योरी बता रहा हूं मैं रेशो की। आगे कुछ और पॉइंट समझते हैं रेशो को लेकर। जी मिटा दूं बेटा मैं ये? चलिए मैं सब इरेज कर देता हूं। नाउ पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट, रेशो है हमारी, ओरिजिनल रेशो कितनी है? A/B या A:B, यह है हमारी ओरिजिनल रेशो। सो बेटा इस ओरिजिनल रेशो को अगर मैं कंपेयर करूं इसके अंदर, ना अगर मैं कंपेयर करूं इसके स्क्वायर, पहली क्वांटिटी के स्क्वायर को दूसरी क्वांटिटी के स्क्वायर से, अगर ये एक नई रेशो बनाऊं, कैसी रेशो बनाई? A के स्क्वायर को B के स्क्वायर से कंपेयर करूं तो एक नई रेशो बन गई है। ठीक है,
तो अब इस रेशो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, ओरिजिनल रेशो क्या थी? A:B। डुप्लीकेट रेशो इसकी क्या बन गई? A²:B²। इसी तरह से अगर मैं इनके क्यूब्स को कंपेयर करूं, A³:B³, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रिप्लिकेट रेशो। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्रिप्लिकेट रेशो बोलते हैं। ठीक है, इनके क्यूब्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लिकेट रेशो। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ओरिजिनल रेशो हमारी A:B है। अगर इनके स्क्वायर रूट्स को कंपेयर करें, A⁻²:B², स्क्वायर रूट्स को कंपेयर करें, तो बेटा इसको हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हम सब डुप्लीकेट रेशो। और इसी तरह से अगर हम इनके क्यूब रूट को कंपेयर करें, क्यूब रूट क्या होता है? पावर 1/3। ठीक है, B⁻1/3। तो ये एक नई रेशो आई। ओरिजिनल रेशो क्या थी? A:B। इनके क्यूब रूट से एक नई रेशो बनाई, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सब ट्रिप्लिकेट रेशो। आई होप राइटिंग चल जाएगी। चलिए, सो ये 8 पॉइंट्स बेटा अब तक क्लियर हो गए? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कोई चीज छूटी तो नहीं? कॉन्टिन्यूड रेशो एंड कंपाउंड रेशो। ना, एक ओरिजिनल रेशो है A:B। ठीक है, और एक रेशो है C:D। अगर मैं इनकी कंपाउंड रेशो बनाऊंगा, कौन सी रेशो? कंपाउंड रेशो या कंपाउंडेड रेशो भी बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंडेड रेशो या कंपाउंड रेशो। तो कैसे बनेगी इनकी कंपाउंडेड रेशो? ये दो रेशो उसी मेरे पास, A:B एंड C:D। इनकी कंपाउंडेड रेशो कैसे बनाते हैं? इनकी दोनों की पहली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, A:C:2, और कंपेयर करते हैं किससे? दोनों की दूसरी टर्म के प्रोडक्ट से, B:D से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक रेशो 2:3 है एंड एक रेशो 4:5 है। आई होप नजर आ रहा है स्क्रीन पर? ठीक, मुझे इनकी कंपाउंड रेशो बनानी है। तो कंपाउंड रेशो कैसे बनाएंगे? इसकी पहली और इसकी पहली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 4 8:2, फिर इसकी बाद वाली, इसकी बाद वाली, 3 5 15। ये बन गई आपकी कंपाउंड रेशो। ठीक है बेटा, क्लियर है? नाउ 10, पॉइंट नंबर 10, लास्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूड रेशो। ठीक है, सो A:B:C। अगर इस तरह से रेशो आपको गिवन होती है तो हम इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड रेशो। अब तक रेशो जब हम कह रहे थे तो दो क्वांटिटीज थी, A और B, और अब हम जब कॉन्टिन्यूड रेशो बोल रहे हैं तो अब 3 क्वांटिटीज हैं, A:B:C। इसे हम कॉन्टिन्यूड रेशो बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो अब रेशो की ये थ्योरी हमने फिनिश ऑफ कर ली है। पॉज करिए वीडियो को, जहां समझ में नहीं आया रिकॉल करिए, देखिए। आइए बढ़ते हैं बेटा आप क्वेश्चंस पर। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल मैंने यहां पर ओपन अप किया है अपने लैपटॉप के अंदर, और सबसे पहले मैं रेशो पर बेस्ड क्वेश्चंस पिक करता हूं। मैं कुछ क्वेश्चंस रेशो पर बेस्ड, अनसॉल्व क्वेश्चन उठाते हैं बेटा हम। ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके। ठीक है बेटा, ये सब मिटा दूं मैं। चलो, सो मैंने एक एक्सरसाइज खोली है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सेम है फाउंडेशन, पेपर नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस मैथ्स अरिथमेटिक, उसके अंदर पहला टॉपिक रेशो। सो रेशो मैंने यहां से एक्सरसाइज उठाई है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस प्रॉब्लम की नाम की जो एक्सरसाइज है, इसमें मैं रेशो का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
सो बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ्स का हमारे दिमाग में हवा होता है, मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा मैथ्स आपका फ्रेंड बनता चला जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहती है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:3। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं एक काम करता हूं, यहां एक लाइन बना रहा हूं मैं, एक प्रॉपर मेथड होगा और उस प्रॉपर मेथड से मैं यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट आपको बताऊंगा और शॉर्टकट से मैं यहां इस स्पेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो अभी प्रॉपर मेथड में एक एक स्टेप समझाकर, सो दैट जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं भी है तो उनको भी बहुत अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 5:3। फादर और सन की जो आज प्रेजेंट एज है, फादर की एज x, सन की एज y, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बेटा आप बताइए x की वैल्यू फिर कितनी हो गई? दिस इंप्लाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5/3y। यही हुआ ना? आगे वो क्या कह रहा है? 10 years hence the ratio would be 3:2। 10 years hence, तो बेटा 10 years hence का मतलब होता है 10 साल बाद में। 10 साल बाद में उनकी जो एजेस होंगी उसका रेशियो 3:2 होगा। तो बेटा आज अगर फादर x है 10 साल बाद x + 10, सन y है तो 10 साल बाद y + 10, इनकी रेशियो ये हो जाएगी और ये रेशियो 3:2 होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। तो x पता लगाना है, y पता लगाना है। तो बेटा कुछ नहीं करना, ये जो दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना हूं। x + 10 को किससे करूंगा? 2 से। x + 10 को किससे करूंगा बेटा? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आप x की वैल्यू यहां से 5/3y रख दीजिए। अब आप इस 5/3y को x पढ़िए, x + 10, और किससे मल्टीप्लाई करना है इसको बेटा? इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, इज इक्वल टू y + 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 टाइम्स y + 10। ठीक है, सो क्या बनेगा? 2 अंदर लेकर जा रहा हूं, 2 5 10/3y, 2 10 20, 3y + 30। ठीक है, क्लियर है? कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। अब 10/3 नजर आना मुश्किल हो गया आपको, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं मैं जी। सो 10/3y, तो 10/3y ये जो बचा हुआ है यहां से माइनस करूंगा 3y। सो 10/3y - 3y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा बेटा? 30 और इधर है 20, 20 लेफ्ट में आ गया, 30 - 20। आई होप नजर आ रहा है 30 - 20। बोलो बेटा, क्लियर है? 30 - 20। सो अब मैंने यहां एलसीएम लिया, इधर नीचे 1 × 10, 1 10 10, 3 3 9, 10y - 9y अपॉन 1 3 3, और ये क्या है बेटा? 30 - 20, 10 बचा। 10y - 9y क्या बचेगा? y। 10 3 30, y की वैल्यू 30 आ गई। y कौन था? सन। सन की एज 30। तो अब फादर की एज x है, x कितना है? 5/3 × y, तो x कितना आया? 50 आया। ठीक है, एक एक स्टेप बेटा मैंने लिखा है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा शॉर्टकट बनाकर किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ भी नहीं है बेटा, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है। फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 ये दे रखा है बेटा। ठीक है, क्लियर है? तो अब कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा
ऐसे लिखना है फादर की एज सन की एज का 5/3 टाइम्स। बेटा अगर मुझे इतना समझ में आ गया फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 5:3 है तो मैं सीधा लिखूंगा फादर की एज 5/3 टाइम्स ऑफ सन की एज। फिर उन्होंने कहा है फादर और सन की एज 10 ईयर्स हेंस, आज से 10 साल बाद। सो आज से 10 साल बाद फादर x+10 सन y+10, इनकी एज का रेशियो 3/2 है। ठीक है, यही होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना बेटा, x+10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, 2 इंटू 10 20 और 2 इंटू एक्स। तो मैं x तो नहीं लिखूंगा, x की वैल्यू क्या मानूंगा 5/3y। ठीक है, सो 2 को x से मल्टीप्लाई करना है मुझे, लेकिन x की जगह मैं मान लूंगा 5/3y। सो 2 को एक तरह से 5/3y से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो 2 इंटू एक्स या x की जगह 2 इंटू 5/3y। सो 2 इंटू 5/3y करूंगा, 2 5 जा 10y/3, ये +20। आई होप बेटा क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, ऐसे यहां मल्टीप्लाई करा 3y + 30। बोलो बेटा कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए माइंड में बेटा जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो इमेजिनेशन चलती है, जितना आप क्वेश्चंस करने की स्पीड, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो अब इधर देखिए, ये 30 है, 30 से इधर से 20 आएगा माइनस, तो 30 - 20 क्या बचेगा यहां 10। ठीक है, और यहां बचेगा 10y/3 - 3y। बोलो बेटा क्लियर है। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम जब आपने लिया यहां 3 3 जा 9, तो 10y - 9y आपने डायरेक्ट y लिखा, और जो अपॉन में 3 था 10 इंटू 3 30। बोलो बेटा क्लियर है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस आपके क्वेश्चन को शॉर्ट बना देती है। ठीक है, सो आपने देखा मैंने बहुत कुछ इतना यहां पर मैंने लिखा था, ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन है, वही चीज मैंने यहां पर करी, ये थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हो गया इसी क्वेश्चन का, और आपका टाइम इस तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं सेव हो जाता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा क्लियर है। बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। जी, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेक्शन का मॉड्यूल हम करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, मंथली सैलरीज ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 3:5। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, 2 पर्सन की मंथली सैलरीज का रेशियो 3:5 है। एक सैलरी अर्न करता है x, एक y, इनकी सैलरीज का रेशियो 3:5। इफ ईच रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ 20 इन दी सैलरी, हर एक की सैलरी 20 रुपया बढ़ जाती है, देन द रेशियो बिकम्स 13:21। फिर रेशियो क्या बन जाता है बेटा 13:21। हर एक की सैलरी 20 रुपया बढ़ गई, तो इसकी सैलरी 20 बढ़ी, x+20 हुई, इसकी सैलरी 20 बढ़ी, y+20 हुई। अब ये नया रेशियो जो आया ये कितना बना 13/21। ठीक है बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये नया रेशियो आया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेस्पेक्टिव सैलरीज, इनकी सैलरीज क्या हैं ये पता लगाना है। तो बेटा जैसे क्वेश्चन हमने पिछला करा था, मैं आज ये स्पेस क्रिएट कर रहा हूं, यहां प्रॉपर स्टेप्स लिखूंगा, फिर यहां इस स्पेस के अंदर शॉर्ट में क्वेश्चन को मैं करके दिखाऊंगा। तो अभी इस स्पेस में मैं पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिखकर दिखा रहा हूं। तो कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई y के टर्म्स में 3/5y। ठीक है, और x की ये वैल्यू यहां रख रहा हूं 3/5y, और ये क्या था +20, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको किससे 21 से, इज इक्वल टू y +20 इंटू 13। आई होप बेटा समझ में आ गया। कुछ नहीं करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x की जगह मैंने 3/5y रख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अंदर 21 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, 63/5y, और ये 420 इज इक्वल टू 3y + 260।
आई होप बेटा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 420 यहां है, ये 260 माइनस करके इधर ले आओ, इज इक्वल टू, आई होप स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, इसी तरह से 3y यहां है, माइनस करके इसको 63/5 y इधर ले आओ। 420 माइनस 260 कितना बचा भाई, 0, 12 में से 6 6, 3 में से 2 1, 160 इज इक्वल टू, और यहां क्या कर रहा हूं बेटा, कुछ नहीं कर रहा, एलसीएम ले रहा हूं, 5, ये क्या क्या हुआ, सॉरी ये 13 है बेटा, ये 13 को y से मल्टीप्लाई करना, गलती कर दी, 13y, ठीक है, ये 13 है, 13 है ना, सो 13 इंटू 5, एलसीएम लिया बेटा, 65y माइनस 63y, अपॉन में क्या बचा है बेटा, 5, आई होप क्लियर है। 160 को 5 से मल्टीप्लाई करा, 800, और 65y माइनस 63y 2y, सो y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 400। y की सैलरी 400 है और y की ये वैल्यू यहां रख दी तो x का आंसर आ जाएगा। सो बेटा x कितना है, 3/5 इंटू 400, तो x की सैलरी कितनी आ गई, 240। ठीक है, तो ये x और y की सैलरीज का आंसर आ गया। तो ये मैंने प्रॉपर स्टेप्स करे थे और इन सारे प्रॉपर स्टेप से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब इसी को मैं थोड़ा शॉर्टकट में यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं जब प्रैक्टिस करते हैं बेटा स्टेप्स आपके कम हो जाते हैं। देखिए उन्होंने कहा है दोनों की सैलरी का रेशियो 3/5 है, तो मैं सीधा ये लिखता हूं, एक की सैलरी x, वो दूसरे की 3/5 टाइम्स हो गई, सीधा सीधा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है अगर उनकी सैलरी में 20 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाए तो रेशियो कितना आएगा, 13/21। सो अब 20 रुपए का इंक्रीमेंट है तो बेटा मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो x की जगह मैंने लिखा 3/5y प्लस 20, बोलो, और मल्टीप्लाई कर दिया इसे किससे, क्रॉस से, 21 से, और ये किसके बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू y प्लस 20 इंटू 13 से। स्क्रीन पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, आई होप। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। नाउ कुछ नहीं करना बेटा, ब्रैकेट ओपन अप करना है। ब्रैकेट क्या करना है, ओपन अप। 21 इंटू 3 63/5 प्लस 420 इज इक्वल टू 13y प्लस 260। और अब क्या करना है, जैसा अभी तक हमने करा था, 420 माइनस 260 इज इक्वल टू 63y माइनस 63/5y माइनस 13y। आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। चलो ठीक है, चल जाएगा, या मैं रब करके आपको थोड़ा क्लियर करके शो करूं। मैं चलिए थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैं फिर से स्टेप लिख रहा हूं, मैं घबराइए नहीं बेटा, फिर स्टेप लिख रहा हूं मैं। देखिए मैंने क्या किया, 420 माइनस 260 राइट हैंड साइड से लेफ्ट लिया है, इज इक्वल टू यहां क्या बचा है 13y, और ये माइनस 63/5y इधर आ गया। आई होप अब चल जाएगा। ठीक है, ये 63 है, तो बेटा अब कुछ नहीं करना, मुझे सिंप्लीफाई करना है। 420 में से 260 गया, 160 इज इक्वल टू, यहां एलसीएम दिया, 13 5 65 y माइनस 63y अपॉन 5, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। 160 इंटू 5 800, और 65 माइनस 63y 2y, 2 नीचे ले लिया, तो बेटा y का आंसर आपका 400 आ गया। ठीक है, और y 400 है तो यहां रख दिया, y 400 रखकर x की वैल्यू 240 आ गई। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन में स्टेप्स आपके कम हो जाते हैं, क्वेश्चन करना आपके लिए इजी हो जाता है। रेशियो के अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2।
जी। चलिए एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन सेज ये नंबर 17, 25, 31, 47 इनमें से क्या सबट्रैक्ट करें, सब में से एक सेम नंबर, सो दैट द रिमाइंडर्स में बी इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया है, रेशियो का नहीं है, लेकिन चलिए क्वेश्चन आया है, बहुत कोई फर्क खास नहीं है, मैं अभी हाथ क्या समझा देता हूं मैं। सो इनमें से कोई नंबर सेम चारों में से सबट्रैक्ट करेंगे सो दैट वो प्रोपोर्शन में बन जाए। तो प्रोपोर्शन में बन जाए, घबराइए नहीं कि सर अभी तो प्रोपोर्शन बताया नहीं, ये रेशियो ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने कहा सपोज इन चारों में से एक नंबर सेम सबट्रैक्ट करना है, वो नंबर है x। तो मैंने 4 नंबर बना लिए, 17 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स, 47 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर है। तो उसने कहा है एक सेम नंबर सबट्रैक्ट करके चारों प्रोपोर्शन में हो, तो चारों प्रोपोर्शन का मतलब बता देता हूं। इसका मतलब सीधा सीधा ये 17 माइनस एक्स अपॉन 25 माइनस एक्स का आंसर बराबर होना चाहिए 31 माइनस एक्स अपॉन 47 माइनस एक्स के। ठीक है, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही है। सो अब वो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो बेटा कुछ नहीं करना है इसके अंदर, क्रॉस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, चॉइस भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 17 इंटू 47, ठीक है, तो 17 इंटू 47 को मैं देखिए इस पूरी न्यूमरेटर को इस पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सबसे पहले 17 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सबसे पहले 17 को इन दोनों से 47 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, और x से भी माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई करूंगा। 17 इंटू 47, तो कितना बन गया बेटा 119, 11 कैरी। 17 इंटू 4 68, 69, 79, तो क्या बन गया 799। क्लियर है। 17 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 17x। आई होप क्लियर है। अब माइनस एक्स इंटू 47, माइनस 47x, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई, मैंने इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा। घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना लंबा एक्सप्रेशन है, अभी देखो सिंप्लीफाई कैसे होता है। ऐसे अब इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। सो पहले 25 से इन दोनों को करूंगा, 25 से 31 को और x को। 25 इंटू 31 775, 25 इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू 31, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। चलो लंबा एक्सप्रेशन था ना, अब देखिए कैसे सिंप्लीफाई होता है। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल, इजी। अब 799 है ये, इधर देखते रहना बेटा ध्यान से। यहां से 775 में इधर लाऊंगा तो ये माइनस, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां देखिए, यहां लगाया इज इक्वल टू का साइन। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 17x माइनस 47x छोड़ रखा है ना। इन दोनों को जरा सम करिए। माइनस 17 माइनस 47 कितना बनेगा 54, 64 माइनस का, माइनस 64x को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो बेटा क्या बनेगा प्लस 64x। आ गई बात समझ में, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ये माइनस में है, माइनस 25x माइनस 31x। तो बेटा जब मैं एड अप करूंगा तो क्या बनेगा माइनस का 56x। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए जो बड़ा लंबा सा स्टेप हमें नजर आ रहा था वो बहुत छोटा हो गया। अब 799 माइनस 775 24 इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट करा 8x, x की वैल्यू 3, ठीक है। सो देखने में लग रहा था शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट कुछ नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन एक्स में बनी और एक्स की वैल्यू आ गई। ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।
यहां बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात आपको बताना जरूरी है। चलिए अभी किसी और इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया, किसी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुझे वो बात बतानी है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा मैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस चूज करते हैं रेशो से। रेशो रेशो रेशो, यस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन सेज रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, इनका रेशियो कितना है बेटा? 1:2। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर 91/73 है। ठीक है, सो आई होप नजर आ रहा है साफ साफ। ठीक है, चलो चल जाएगा। सो ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। अब ये जब सर रूट और ये स्क्वायर आ जाते हैं तो थोड़ा घबराहट सी होने लगती है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है। ये मैथ्स बस आपको घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस पे लग जाना है। ठीक है, जितना टाइम नर्वसनेस से घबराहट से आप अपना वेस्ट कर रहे हो, उतने टाइम में आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में लगा दो, आपकी नर्वसनेस घबराहट बेटा सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो मैं, 1 टाइम्स ऑफ रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, क्लियर है ना? 2 रूट ए और इधर से रूट ए माइनस में जाएगा, सो 2 रूट ए माइनस रूट ए, क्या बचा? रूट ए इज इक्वल टू माइनस 2 रूट बी और इधर प्लस 2 रूट बी, तो माइनस 2 रूट बी राइट के इक्वल के राइट साइड जाके प्लस 2 रूट बी बन जाएगा, प्लस 2 रूट बी प्लस रूट बी प्लस 3 रूट बी। ठीक है, इजी हो गया। स्क्वायर बोथ साइड, क्या कर रहा हूं अब मैं? अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करूंगा रूट ए का स्क्वायर ए, 3 का 9, रूट बी का बी। सो ए की वैल्यू 9b आ गई और ए की वैल्यू 9b अब आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस एज सिंपल एज दैट। तो सर जी अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ए की वैल्यू 9b, तो 9b का स्क्वायर यहां रख रहा हूं। 9b का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 81b स्क्वायर। ए की वैल्यू 9b, 9b इंटू बी 9b स्क्वायर। ए की वैल्यू ना, अब तो बी स्क्वायर है भाई ना, नीचे ए की वैल्यू 9b 81b स्क्वायर, ए की वैल्यू 9b माइनस 9b स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आई होप क्लियर है। अब आप गौर से देखिए, 81b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 91b स्क्वायर, और 81b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा आपका 73b स्क्वायर, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आ गया आंसर। ठीक है, लग रहा था पता नहीं क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं सामने, वो अभी हमें करने नहीं है, प्रोपोर्शन टॉपिक अभी हमने नहीं करा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पर आए, ये अब तक सब्जेक्टिव थे, चलो कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पिक करते हैं। ठीक है, सो मैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम की एक्सरसाइज ओपन कर रहा हूं। मैंने आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ओपन अप किया है और उसमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के नाम से एक एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में अब करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करें? प्रोपोर्शन नहीं, नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 नंबर्स, 2 नंबर दे रखे हैं, एक 20 एंड x प्लस 2, ये 2 नंबर दे रखे हैं। आर इन द रेशो, किस रेशो में है?
2:3। अरे तो बहुत इजी है, 20 और x+2 इनका रेशियो 2/3 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो किसका? 20 और x+2 का, तो 20 अपॉन x+2 कितना रेशियो है? 2/3, 2/3 लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x+4 इज इक्वल टू 60। तो 2x की वैल्यू 60 और ये 4 इधर गया, माइनस हो गया, -4 56, तो x की वैल्यू 28 आ गई। इजी क्वेश्चन था। चलिए और कोई डिफरेंट क्वेश्चन? ना, इसी तरह से इनफैक्ट ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, कर चुके हैं, तो रहने दीजिए, दूसरे किसी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एजेस, हाँ, एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ब्लैंक्स को फिल करना है। वो कह रहा है रेशियो a/b बराबर है a² अपॉन समथिंग, अपॉन समथिंग मुझे नहीं पता, बराबर है 1 अपॉन समथिंग, समथिंग नीचे मुझे नहीं पता, बराबर है समथिंग अपॉन 1, ऊपर समथिंग है मुझे नहीं पता, बराबर है b² अपॉन समथिंग, समथिंग नहीं पता। तो ये जो मिसिंग है समथिंग, यहां 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 यहां, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक हमें कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है बेटा, ये इजी है। पहला पार्ट लेते हैं ये। अब ये ब्लैंक को मैं x मान रहा हूं, यहां पर क्या मान रहा हूं मैं? x मान रहा हूं। ठीक है, सो a/b इज इक्वल टू a² अपॉन x, कुछ नहीं है। तो x इधर आया, b² अपॉन a, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? कुछ नहीं है, a b या b या कुछ भी बोलो, तो x जो ब्लैंक फिल करना है वो कितना आ गया? a b आ गया। ऐसे यहां पर देखिए, a/b को क्या मान लिया? 1/x। क्या मान लिया? 1/x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? b/a। इजी है। और इसी तरह यहां पर a/b इज इक्वल टू x, a/b इज इक्वल टू x अपॉन 1। सो x की वैल्यू a/b हो गई। ये तो इजी हो गया, है ना। और इसी तरह से a/b इज इक्वल टू b² अपॉन x, a/b इज इक्वल टू b² अपॉन x। सो x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू b³ अपॉन a, b³ अपॉन a। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। और कुछ प्रॉब्लम्स निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा चल रहा है। सो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नंबर और कौन सी करेंगे भाई? ठीक है, मल्टीपल चॉइस पर आ गए अब हम। तो अब हम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का। और एमसीक्यू में आ जाते हैं पहली प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 1। क्या है पहली प्रॉब्लम? एक रेशियो a/b गिवन है 2:3। एक रेशियो b/c गिवन है 4:5। हमें रेशियो a/c क्या है ये फाइंड करना है। ठीक है बेटा, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? a/b 2:3, b/c 4:5, a/c की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप क्लियर। तो अब बेटा कैसे करेंगे? देखो बेटा, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इस रेशियो a/b और b/c में जो कॉमन एलिमेंट है उस पर फोकस करना है। कॉमन एलिमेंट क्या है? b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, बस यही हमारा कीवर्ड है। सो अब मैं देखिए ऐसे लिख रहा हूं, a/b/c। आप बताइए, a/b 2:3, b/c 4:5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो b कॉमन एलिमेंट था, इनके ये क्वांटिटीज देखिए, दोनों में अलग अलग है, 3 और 4 है। अब आपको एक ऐसे नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है,
अलग अलग होगा वो नंबर, सेम भी हो सकता है किसी केस में, तो सेम में फिर एक लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं अब उस पर ध्यान दीजिए। यहां बी के दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक 3 है, यहां 3 है इस रेशो में, इस रेशो में बी की क्वांटिटी 4 है। मैं अगर इस रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से रेशो में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो इस रेशो को 4 से करूंगा और नीचे वाली रेशो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा बताइए बी की दोनों में क्वांटिटी सेम 12 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। यही मेरा पर्पस था करना। तो मैं ऊपर वाली रेशो को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 2 8 इस टू 4 3 12, ठीक है। और नीचे वाली जो रेशो है इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो 3 4 12, वो 12 तो आ ही गया। 3 5 15। सो अब A:C का रेशो क्या आया बेटा? 8:15। और वो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है A:B:C, तो रेशो 8:12:15 आंसर आपका हो ही गया। आई होप क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े जी बेटा, मिटा देता हूं। MCQ हम कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं आप, बड़े सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, पेशेंस के साथ आप बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। तो रेशो में और क्या पढ़ें? एक क्वेश्चन नंबर 4 MCQ का क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज से जरा सा ट्विस्ट हो जाता है। क्वेश्चन सेज इफ ट्वाइस ऑफ मनी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मनी ऑफ बी। ए के पास जो मनी है ए, बी के पास जो मनी है वो बी, ट्वाइस ऑफ मनी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ मनी ऑफ बी। बस ये एक इसमें थोड़ा समझना है। देन द रेशो ऑफ मनी ऑफ ए टू बी। देखो बेटा उसने पूछा कैसे, उसने ऐसे बोला है रेशो ऑफ ए टू बी। तो बेटा जो पहले कहते हैं ऑफ ए टू बी, तो ए पहले लिखा जाएगा बी बाद में, या ए ऊपर न्यूमरेटर बी नीचे डिनोमिनेटर। तो कैसे रेशियो निकालेंगे? ए अपॉन बी 5/2, ठीक है। तो आंसर आएगा 5/2 या 5:2, या हम ऐसे लिखेंगे A:B इज इक्वल टू 5:2 आंसर है। तो जल्दबाजी में बच्चे इसको जो है आंसर को गलत लिख देते हैं, 5:2 की जगह 2:5, तो वो बात गलत हो जाती है। तो ये रेशो ऑफ ए टू बी का मतलब ए पहले बी बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। नाउ ये एज का क्वेश्चन है, कर लिया हमने, बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 7 MCQ कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? रेशो ऑफ 5 किलोग्राम 55 ग्राम। कहां गया? क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। 2 इनका रेशो बताना है, 35 किलोग्राम एंड 50 ग्राम। इन दोनों का रेशो बताना है। एक वेट है 5 किलोग्राम 55 ग्राम, एक वेट है 35 किलोग्राम 50 ग्राम। तो इनका रेशो बताना है बेटा, कुछ नहीं है, यूनिट कन्वर्जन। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो अब सबसे पहले इस पूरे को 1000 ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। 5 किलो में कितने ग्राम होगा बेटा? 1 किलो में 1000, 5 किलो में 5000, 5055 ग्राम। तो मैं इसको लिखूंगा 5055 ग्राम, ठीक है। इस टू 1 किलो में 1000, तो ये 35 किलो है ना भाई, मैंने गलती तो नहीं कर दी? क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, 35 किलो। 35 किलो में 35,000 और प्लस 50, 35,050 ग्राम। अब आई होप बात समझ में आ गई होगी। ये 5 किलो था 55 ग्राम, 5 किलो 55 ग्राम था, ये 35 किलो 50 ग्राम था, तो 35 किलो, हाँ तो 35,050 ग्राम, ठीक है। तो अब इनकी रेशो पूछिए, दिस इज टू दिस, कुछ भी नहीं है, रेशो आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 से डिवाइड करो, 50 से जिससे भी कैंसिल हो रहा है, 5 से अभी इजीली हो रहा है, 1011, 5 से, ठीक है।
और फिर फर्दर अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो फिर हम यहीं पर आंसर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, एमसीक्यू है, हाँ एमसीक्यू है तो आंसर गिवन है, बस ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आ गया, एमसीक्यू है, बी ऑप्शन इसमें गिवन है। ठीक है, सो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं बेटा। एमसीक्यू की इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, हाफ ऑफ मनी ऑफ ए के पास जो मनी है वो ए है, उसका हाफ इज 1/3 ऑफ मनी ऑफ बी के पास जो मनी है बी, उसका 1/3 इज 1/4 ऑफ मनी ऑफ सी के पास जो मनी है सी, उसका 1/4। यानी ए के पास जो पैसे हैं उसका हाफ, बी के पास जो पैसे हैं उसका 1/3, सी के पास जो पैसे हैं उसका 1/4। ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब पूछा क्या है, देन कॉन्टिन्यूड रेशियो ए बी सी की कितनी है। यानी कॉन्टिन्यूड रेशियो का मतलब वो आपसे पूछना चाह रहा है A:B:C का आंसर बताइए। कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, आपको बड़ा सिंपल सा इसके अंदर जो है वो फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा इसका जो है वो तरीका है। सर जी जल्दी से बताइए क्या तरीका है। तो बेटा ABC इसका कॉन्टिन्यूड रेशियो निकालने के लिए सबको एक सेम यूनिट में आपको लाना पड़ेगा। क्या मतलब है सर, मैं इस ABC में से B और C इन दोनों को एक ही टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। B और C इन दोनों को किसके टर्म में एक्सप्रेस करूंगा, मैं एक ही टर्म में एक्सप्रेस करूंगा। फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा मैं, ठीक है। सो अभी प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, फिर एक शॉर्टकट मेथड से मैं बताऊंगा। सो प्रॉपर मेथड से, ताकि जल्दी से आपको स्टेप समझ में आ जाए। तो मैं B और C को एक ही टर्म्स में एक्सप्रेस कैसे करूंगा बेटा, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको समझिए। B और C को बताइए, यहां जो रेशियो है B की वैल्यू कितनी है। अगर मैं 3 यहां ले जाऊं, B की वैल्यू 3/2A है, 3 इधर गया, B की वैल्यू 3/2A है, तो A:3/2A। किसकी वैल्यू आई, B की वैल्यू। तो देखिए B की वैल्यू आई थी 3/2A, है ना। आई होप क्लियर। अब ऐसे ही C की वैल्यू A की टर्म्स में कितनी है, 4/2A। बोलो बेटा, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, C की वैल्यू। अब तीनों में से A कैंसिल कर दो, तीनों में से क्या कर दो, A कैंसिल कर दो, तो रेशियो क्या बची, 1:3/2:4/2 का मतलब 2, ठीक है। 4/2 का मतलब 2 हो गया। आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, ठीक है। और अब ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए 2 नीचे है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। तो बेटा रेशियो कितनी आई, 2:6:4, ठीक है। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4। और सिंप्लीफाई और भी हो सकता है भाई, कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से डिवाइड भी हो रहा है। मैंने क्या किया, ये 3/2 है ना, कोई गलती तो नहीं करती मैंने, फिर से चेक करिए। 4/2 2 आ गया, ये 2 नीचे बचा है, ए सब कैंसिल करा, 1 ए कैंसिल करा, 3/2 ए कैंसिल करा, 4/2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ठीक किया मैंने। 2 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करके गलती कर दी है भाई, वही तो मैं कह रहा हूं, गलती कर दी। 2 से मल्टीप्लाई करके यहां 3 बचेगा ना, ठीक है। यहां 2 1 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, यहां 2 2 4। सो 2:3:4, ये आपका आंसर रेशो A:B:C का आ गया, ठीक है। A:B:C का रेशो कितना आया, 2 3 4। अब आप गौर से देखिए, अब शॉर्टकट बता दूं मैं, मजे की बात शॉर्टकट बता दूं बेटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, सो रेशो क्या होगी A:B:C की, इसको सिर्फ पलट दो, उल्टा कर दो। 4 C की जगह, B की जगह 3, A की जगह 2। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये उल्टा हो गया। ये 2 था, 2 डिनोमिनेटर की बात करूं सिर्फ, ये 3 था 3, ये 4 था 4, ठीक है। तो अब ऐसी फटाफट एक क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, क्या 1/5 ऑफ A इज इक्वल टू 1/4 ऑफ B इज इक्वल टू 1/3 ऑफ C। अब A:B:C का रेशियो बताओ, तो कुछ नहीं करना,
5:4:3 इज द आंसर। ठीक है, ये कब है? जब ऊपर न्यूमरेटर में तीनों में 1 1 आ रहा है तब। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़े जी। देन फिल इन द ब्लैंक्स, एक फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज है। फिल इन द ब्लैंक्स। सो इस एक्सरसाइज को हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पैसा 2530 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है दो लोगों में, राम और हरि में। दिस मनी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज टू पीपल, राम एंड हरि। राम गेट्स 11/12 पार्ट ऑफ हरि। राम गेट्स 11/12 पार्ट ऑफ हरि। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब क्या है? राम के पास आर है तो वो कितना है? 11/12 टाइम्स ऑफ जो कुछ हरि के पास है एच। ठीक है, आई होप समझ में आ गई बात। ठीक है, बोलो बेटा। अब उसने पूछा देन हरि गेट्स हाउ मच, और मैं इसमें पूछ लेता हूं राम भी बताओ हरि भी बताओ, दोनों। हरि को कितना मिलता है? तो बेटा कुछ भी नहीं है। हरि, क्योंकि हरि का कंट्रीब्यूशन पूछा है तो मैं सारी क्वेश्चन हरि के टर्म्स में लिखूंगा। हरि और राम का कंट्रीब्यूशन मिला के 2530 होता है। हरि का ये रहा और राम का 11/12 टाइम्स ऑफ हरि। ठीक है, इज इक्वल टू 2530। एलसीएम ले लिया बेटे, हैं यहां 1/1 है। 12 1 12, 12h प्लस 21h कितना बनेगा? 23h। और अपॉन में जो 12 नीचे आएगा वो नीचे अपॉन में 12 ना करके यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2530 इंटू 12। ठीक है, और ये h की वैल्यू 23 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 23 से मैंने इसको डिवाइड किया, 23 से डिवाइड किया। 23 1 23, 2 बचा। हरि का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1320। ये उस क्वेश्चन का पार्ट था, हरि का कंट्रीब्यूशन बताइए। इजी सा क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं रेशियो के अंदर और क्वेश्चंस। और क्वेश्चन, एक रेशियो है, क्वेश्चन नंबर है 15 फिल इन द ब्लैंक्स का। एक्सरसाइज इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक रेशियो 49:81 है, इसका सब डुप्लीकेट बताओ। याद आया? हेलो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं? स्क्वायर रूट। डुप्लीकेट में क्या करते थे? स्क्वायर करते थे। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट। तो सब डुप्लीकेट निकालनी है। 49 का स्क्वायर रूट इज टू 81 का स्क्वायर रूट। सो 49 का स्क्वायर रूट 7 इज टू 9। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरह से एक एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है, ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। टॉपिक रेशियो का चल रहा है बेटा। ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये 3x प्लस 4y और 5x माइनस 3y का रेशियो कितना है भाई? 5/3 है। सो हमें x इज टू y का रेशियो चेक करना है, ट्रू है या फॉल्स। 27:16 आंसर आता है या नहीं आता, ये इसमें ट्रू फॉल्स है, ये बताना है। सो कुछ नहीं करना बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर देखिए, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y। 5 से इसको करिए, 5 5 जा 25x, 5 3 जा 15y। ठीक है, और अब 12y और यहां से माइनस का 15y है, माइनस 15y बेटा इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूंगा, प्लस 15 बन जाएगा। प्लस 15y प्लस 12y, प्लस का 15y प्लस का 12y कितना बनेगा? 27y। ऐसे ही 25x और यहां 9x माइनस में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 16x। सो बेटा 27/16, 16 नीचे लेकर आ गया, यहां बचा x, ये y आया नीचे। x/y का आंसर 27/16 है, ये आंसर सही है, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 21 था, ट्रू फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
रेशियो का क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 12:5। दो नंबर हैं, इनका रेशियो 12:5 है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन ये कहा है, इफ एंटीसीडेंट इज 45 देन द कॉन्सिक्वेंट इज 108। बेटा इस रेशियो में इस पहली टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पहली टर्म को? एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो उसने कुछ नहीं, इजी सा बोल दिया, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। कैसे मैंने स्पेलिंग लिख दी? चलिए, एंटीसीडेंट ए ये 45 है, तो कॉन्सिक्वेंट बी बताना है। तो कुछ नहीं बेटा, ए की वैल्यू 45 रख दो, एंटीसीडेंट गिवन है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉन्सिक्वेंट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है ना? सो कितना आएगा भाई? बी कॉन्सिक्वेंट इज इक्वल टू 5 इधर गया। ठीक है, 45 इंटू 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी। ठीक है, और ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ 4, 3 से कैंसिल हुआ 75/4। ठीक है, ये बी की वैल्यू आ गई, बी इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, सो आंसर उन्होंने कहा था ट्रू फॉल्स बताना है, कॉन्सिक्वेंट 108 नहीं है। तो बात समझ में आई बेटा? एक और क्वेश्चन मिटाता हूं। फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा था हमारा, ट्रू फॉल्स चल रहा था। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज हमारी ट्रू फॉल्स की चल रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन 24, कंपाउंड रेशियो निकालनी है। किसकी? सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका सब डुप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट और जब ये सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट आ जाएगा उसकी कंपाउंड रेशियो। तो बेटा इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा? सब डुप्लीकेट किसको बोलते हैं बेटा? हम स्क्वायर रूट को बोलते हैं। सो 729 का स्क्वायर रूट 27 ही तो होता है ना? और 64 का स्क्वायर रूट 8। ये आ गए सब डुप्लीकेट। और सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट को बोलते हैं। तो 729 का क्यूब रूट 9 हो जाएगा, है ना? और 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा, है ना? तो ये सब डुप्लीकेट आई, ये सब ट्रिप्लीकेट आई। इनकी कंपाउंड रेशियो कैसे आएगी? कंपाउंड रेशियो में पहली टर्म को पहली से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी को दूसरी से। सो 9 को 27 से, 243 is to 32. This is the answer. ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। यस, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ट्रू फॉल्स की जो एक्सरसाइज है उसी में ट्रू फॉल्स मॉड्यूल की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन? A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to 5 is to 6। सो फिर A is to B is to C is to D का आंसर बताना है। ठीक है, अभी बेटा एक ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, उसमें 3 टर्म्स थी ABC, इसमें 4 टर्म्स हैं ABCD। सो A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D is equal to 5.6। ये आपका क्वेश्चन है। A B C D, A is to B is to C is to D का आंसर आपको बताना है।
सो बेटा कुछ नहीं करना, मैंने अभी जैसे आपको बताया था, वैल्यूज आपको बी सी डी इनकी वैल्यूज ए की टर्म्स में रख दो, बी की, सी की, डी की, इन सब की वैल्यूज किसकी टर्म में रख दो, ए की टर्म्स में रख दो। तो अब देखो कैसे रखेंगे, ए को तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर करके दिखा रहा हूं, ए एज इट इज टू, बी की वैल्यू ए की टर्म्स में कैसे आएगी भाई, बी की वैल्यू ए की टर्म्स में कैसे आएगी। सो अब यहां पर अब हम देखते हैं बी और ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। सो मैं इसको इस तरह से करता हूं, ठीक है। बी की वैल्यू सी की टर्म में इजीली आ रही है, सी की वैल्यू डी की टर्म में इजीली आ रही है, चलो कोई बात नहीं। बी स्क्वायर कितना है बेटा, ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है, ए एंड सी है, और सी की वैल्यू ए की टर्म्स में कहां करती मैंने, अरे सॉरी, इधर देखिए, इधर ये रहा, ये इसको भी तो देखना है, इसको भी तो देखना है, इसको तो मैंने छोड़ दिया। नाउ ए बाई बी, भाई यहां भी तो देख लो, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/6 है ना, यस। सो बी की वैल्यू ए के टर्म्स में कितनी हुई, 6a/5। बी की वैल्यू ए के टर्म्स में कितनी हुई बेटा, बी इधर ले जाओ, बी को इधर ले गया, और ये क्या बना, 6a/5। अब बात समझ में आई, ठीक है। सो मैं घबरा गया कि बी की वैल्यू क्यों नहीं निकल रही, 6a/5। अब सी की वैल्यू भी ए की टर्म्स में निकालनी है, ठीक है। सी की वैल्यू भी ए की टर्म्स में निकालनी है। तो अब यहां देखिए, b बाई सी इज इक्वल टू कितना है, 5/6। तो बेटा ध्यान से देखना, b बाई सी 5/6 है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं c बाई बी 6/5 है। बोलो बेटा, c बाई बी कितना है, 6/5 हो गया। तो c की वैल्यू क्या हुई, 6/5 इंटू बी, बी क्या था, 6/5 इंटू ए। आई होप क्लियर है, क्या था, 6/5 इंटू ए। सो अब सी की वैल्यू क्या हुई, 36/25, ए 36/25 इज टू, अब डी की वैल्यू ए की टर्म्स में, डी की वैल्यू ए के टर्म्स में। सो बेटा गौर से देखिए, ये c बाई डी इज इक्वल टू 5/6 है, c बाई डी इज इक्वल टू 5/6 है, मुझे यहां स्पेस चाहिए। तो c बाई डी में d बाई सी इज इक्वल टू 6/5 है, d बाई सी, घबराई नहीं, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, d बाई सी इज इक्वल टू 6/5 है। सो बेटा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, d की वैल्यू कितनी होगी, नजर आ रहा है स्क्रीन पे, डी की वैल्यू कितनी होगी, 6/5 इंटू सी, और सी कितना आया था, सी आया था 36/25 ए। चलो इतना स्क्रीन पे आपको नजर आ गया। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी हुई, 6 इंटू 36/5 इंटू 25 ए। 6 इंटू 36 कितना होता है, 216, 5 इंटू 25 1/125। डी की वैल्यू हुई 216/125। इतना समझ में आया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना बेटा, ए चारों तरफ कैंसिल, 1 6/5 36/25 216/125। 125 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 125 से मल्टीप्लाई करा इसे, 125 से करूंगा बेटा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट होकर 25 बचेगा, 25 इंटू 6 150, ठीक है। 125 से मल्टीप्लाई करा, 25 से कैंसिल होगा, 125 क्या बचेगा, 5 इंटू 36 125 कैंसिल होगा, आंसर क्या बना, 216। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कॉमन नंबर जहां कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है उससे हम सिंप्लीफाई करके, कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर
एक शॉर्टकट जो मुझे आपको बताना है, बस यहां तक बेटा मैंने प्रॉपर स्टेप से इस क्वेश्चन को समझाया। समझाना जरूरी है जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, ताकि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है। उन्होंने कहा a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, 5/6 है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मुझे आंसर निकालना था a:b:c:d। तो डायरेक्ट अब देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सारा जो है मैंने एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए लिखा है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधे सीधे यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, अब आप यहां देखिए, b की वैल्यू उल्टा कर रहा हूं मैं, a बाई बी को उल्टा लिख रहा हूं, b बाई ए कितना आएगा 6/5। सो b बाई ए 6/5, तो b की वैल्यू 6/5 टाइम्स ऑफ a। बस एक चीज आ गई। अब जब b की वैल्यू 6/5 टाइम्स आई, अब कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, 36/25 ए, c की वैल्यू आएगी। एक और 6/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 216/125 ए की वैल्यू। कुछ नहीं करा, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कैलकुलेट करना मैंने इसलिए समझाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है शॉर्टकट में, ए एज इट इज, बी की वैल्यू सिर्फ रखनी है एक बार में। जो बी की वैल्यू आई, क्या आई 6/5 ए, तो अब 6/5 से एक बार और मल्टीप्लाई करना है 36/25, एक बार और मल्टीप्लाई करना है 216/125। ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर सीधा सीधा नीचे जो नंबर है उसका हाईएस्ट 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम से भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो, तो बेटा जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये शॉर्टकट कैसे लगा, क्यों लगाया सर ने। ठीक है, अगर मैं शायद मैं ये शॉर्टकट अगर डायरेक्ट लगाते तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ऐसे कैसे, इसलिए मैंने इसको पहले आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 29। ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 29 है। हाँ, मैच दी फॉलोइंग, और कुछ कहीं से ना, ऐसे ही मैच दी फॉलोइंग, ए एक्सरसाइज है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग। तो उसके अंदर मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात कर रहा हूं, 35वां क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज ए मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग में बी भी है। सो 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2a बराबर है 3b के बराबर है 4c के। अब फाइंड करना है a is to b is to c। ठीक है, तो बेटा जैसे अभी तक किया था वैसे ही करेंगे, फिर शॉर्टकट भी फटाफट बता दूंगा मैं। तो कुछ नहीं करना, a ये रहा, b की वैल्यू a की टर्म्स में कितनी आई 2/3 a, c की वैल्यू a के टर्म्स में कितनी आई 2/4 ए। आई होप क्लियर है। अब कुछ मत करो, ए से ये कैंसिल तीनों तरफ हो गया, और 3 और 4 का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। एलसीएम कितना आता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीनों को, 12 से यहां करा 12, 12 से करूंगा तो 12 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4, 4 टू द 8, 12 से करा 4 से 12 कैंसिल 3, 3 टू द 6। आई होप क्लियर है। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से डिवाइड हो सकता है। दिस इज द रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। ठीक है, सो कितना आया ये रेशियो 6:4:3। तो बेटा अब क्लियर है। अब शॉर्टकट बता दूं मैं, कुछ नहीं है। देखिए अब 2, 3, 4 इनका एलसीएम लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आता है बेटा 12। कितना आता है 12। ठीक है, सो 12 को डिवाइड करिए 2 से 6, 12 को डिवाइड करिए 3 से 4, 12 को डिवाइड करिए 4 से 3। डायरेक्ट आंसर आया, डायरेक्ट आंसर आया, मैंने कुछ नहीं करा। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम इनका लेना है, 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। 2, 3, 4 का एलसीएम बेटे कितना आ गया 2, 3, 4 का एलसीएम आया 12। और अब कुछ नहीं करना, 12 को डिवाइड करो 2 से 6, 12 को डिवाइड करो 3 से 4, 12 को डिवाइड करो 4 से 3,
6:4:3 ये ABC का रेशो आ गया। ठीक है, सो रेशो पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे हमने कर लिए हैं रेशियो पर बेस्ड। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है तो और कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 भी देख लेते हैं इसी में। 34 इजी है क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या है? 3 रेशोज हैं, 2:3 एंड 6:11 एंड 11:12। इन 3 रेशो का कंपाउंड रेशो निकालना है। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना बेटा। 2, 6 और 11 मल्टीप्लाई कर देना है। 2 6 12। अगर कुछ बच्चों को देखे, मैं और थोड़ा सा इजी बताता हूं। 2 इंटू 6, अभी मल्टीप्लाई मत करो, इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11 इज 2। अब यहां दूसरी टर्म 3 इंटू 11 इंटू 12, 3 इंटू 11 इंटू 12। अब इसका फायदा यह हुआ, देखिए आपने 11 11 दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, और 2 6 12, पूरा 12 कैंसिल हो गया। यहां बचा 1:3, यह आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करते फिर लिखते फिर बाद में कैंसिल करते, तो मैंने नहीं किया। 1:3 इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। सो बेटा रेशियो के ये क्वेश्चंस हमने करे हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। दिस वॉज द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास ऑफ द टॉपिक रेशियो, एंड इन द सेकेंड क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शन, एंड इफ टाइम परमिट्स हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास के अंदर। अभी तक जितना हमने किया है बेटा, उसको घर पर बैठकर प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका होमवर्क पाइल अप ना होने पाए, और अगली क्लास के अंदर जब हम आए तो आपका रेशियो बिल्कुल क्लियर हो चुका हो, और फिर नए टॉपिक वेरिएशन और प्रोपोर्शन के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।